गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हमने कंप्लीट किया और अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लेने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्वेश्चन फ्रेमिंग आमतौर पे हम जो है वो आज तक हमने जो है केवल प्रश्न के उत्तर देना ही जो है वो सीखा है और प्रश्नों के उत्तर के पैटर्न जो है वो हमने सीखा। लेकिन आज जो है वो आपके सामने ये टॉपिक है, इसमें प्रश्न बनाना। उत्तर आपको दिया हुआ होगा और उस उत्तर को देख करके आपको प्रश्न जो है वो किस प्रकार से फ्रेम करना है, किस प्रकार से बनाना है। फ्रेमिंग का मतलब बनाना होता है। तो प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है उत्तर को देख करके, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी बातें जो है वो इसमें से मैंने आपको बताई हुई है, तो इसलिए परेशानी आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ काम आ रही है वो सब चीज़ जो है वो मैंने पहले से तैयार करवा दी है आपको, इसलिए कोई परेशानी होने वाली नहीं है। केवल आपको जो है वो ध्यान से इस बात को सुनना है, सब चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करना है, ताकि कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको मालूम है टेस्ट जब मैंने करवाए थे तो आपको बताया था कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं। यस या नो में जिसका उत्तर दे सकते हैं वो प्रश्न सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। दूसरे टाइप के प्रश्न होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिसका उत्तर यस या नो में देना संभव नहीं होता है। दो प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। आज यहाँ पर जो है वो आपके काम आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होने वाले प्रश्न जो है उनसे संबंधित जो है वो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला ये पार्ट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद में जो है दूसरा इसका भाग जो होगा वो WH वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन पहले जो है हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन जो है यस नो टाइप क्वेश्चन का जो है वो प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है। यस नो टाइप जो आंसर है, यस नो वाला जो आंसर है उसका हम प्रश्न किस प्रकार से बनाएंगे, ये जो है वो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, दो प्रकार के प्रश्न हो गए। अब जो है फ्रेम क्वेश्चन यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है, ध्यान से सुनिए। अगर उत्तर यस नो से स्टार्ट हो तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था यस या नो में जो भी जिसका उत्तर दिया जा सकता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है प्रश्न। ध्यान रखना है, जिस उत्तर का प्रारंभिक शब्द जो है, स्टार्टिंग शब्द जो है वो यस या नो है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसके लिए देखिए आगे एक जो आप प्रश्न पढ़ाएंगे उसका पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से बनाएंगे, कौन सी चीज पहले आएगी उसके बाद में कौन सी आएगी। तो देखिए वो पैटर्न मैंने लिखा है, उसके बाद हम जो है नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लानी है उस टेंस की जिस टेंस का सेंटेंस आपके सामने है। जो सेंटेंस जो उत्तर आपको जो है दिया हुआ है उस उत्तर का जो है वो टेंस कौन सा, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। उसके बाद में आपको रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में मैनर और कुछ शब्द जो है अन्य शब्द जो अगर उसमें है तो रखना है, और उसके बाद में कुछ लास्ट में रखना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए नियम ध्यान से सुनिए। अगर वाक्य में सहायक क्रिया दी हुई हो तो उसे कर्ता के अनुसार सबसे पहले लाते हैं। ध्यान रखिए, वाक्य में अगर सहायक क्रिया दी है तो आपको आपके पास में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट एकवचन है और सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार जो प्रत्येक टेंस में निर्धारित हेल्पिंग वर्ब होती है, आपके उत्तर में दी हुई होगी, तो आपको उसके हिसाब से जो है उस सहायक क्रिया को प्रश्न में सबसे पहले लाना है। क्या समझे कि सहायक क्रिया जो है उसको सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में जो प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले लाना है।
हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना है। जब हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे लाएंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम, अगर हेल्पिंग वर्ब को उसमें उत्तर में दी हुई है, जो सेंटेंस आपके सामने है उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बाकी के प्रारंभ में रख करके उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल कर देना है। ये नियम है यहाँ तक। ठीक है, दी हुई है। तो अगर वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी गई है तो वर्ब की फॉर्म के अनुसार सहायक क्रिया लाते हैं। अगर वाक्य में बाय चांस हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो आपको वर्ब का मेन वर्ब जो है उसका फॉर्म देखना है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्या है, उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब बढ़ा करके आगे लाना है। उस क्रिया के रूप के अनुसार जो है वो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। क्रिया के रूप से हमें ये मालूम होता है कि उसका टेंस कौन सा है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए वर्ब का फॉर्म देखा जाता है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, आपको जो सेंटेंस दिया है जिसका आपको प्रश्न बनाना है, उसमें मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको उसके साथ में डू या डज कर्ता के अनुसार लाना है। कर्ता अगर आपका बहुवचन है तो डू लाना है, कर्ता आई है तो डू लाना है। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो आपको डज लाना है। यानी ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार करना है। सेकंड फॉर्म अगर है, आपके सामने वाक्य है उसमें, तो आपको डिड लाना है। सब्जेक्ट क्या लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लाना है। डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जो आपके सेकंड फॉर्म दी थी सेंटेंस में डिड लाने पर उसका फर्स्ट फॉर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में जो दिया हुआ है उसमें ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो प्रश्न में भी वो बदलते नहीं है। ऐसे कैसे प्रश्न जो बनाओगे उसमें भी आएंगे, और ऐसे कैसे उस जो आपके सामने सेंटेंस दिया उसमें रहेंगे। इसमें थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये नियम आपके समझ में आ गया। अब है प्रश्न बनाते समय उत्तर में दिए गए कर्ता का प्रोनाउन भी बदल जाता है। उत्तर में जो सब्जेक्ट दिया है उसका प्रोनाउन प्रश्न बनाते समय बदल जाता है। किस प्रकार से बदलता है, कैसे चेंज होता है? अगर उत्तर में फर्स्ट पर्सन है तो प्रश्न में उसका सेकंड पर्सन आपको करना पड़ेगा। प्रश्न में सेकंड पर्सन होगा, उसका उत्तर में फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। अगर सेकंड पर्सन है तो उसका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सीधी सी बात है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सेंटेंस आपके सामने आएगा, स्टार्ट होगा वो यस या नो से। आपको क्या करना है? सबसे पहले सहायक क्रिया देखनी है। अगर वाक्य में है तो उसको सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार ले आओ, हेल्पिंग वर्ब ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट लाना है आपको। अब सब्जेक्ट क्या लाना है? अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या किसी का नाम है तो उसी को रख देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर आपके उस सामने जो सेंटेंस है उसमें ही, सी, इट या किसी का नाम दिया है तो उसको रख देना है। अगर उनमें से कोई नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, आई, वी वगैरह ये है, तो आपको उसको सेकंड पर्सन में बदल देना है, यू, योर में। अगर आपके सामने जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, यू, योर वगैरह ये है, तो आपको उसमें उसको जो उनको जो है वो फर्स्ट पर्सन में बदल देना है, आई, वी वगैरह में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ले लिया आपने। सब्जेक्ट जो बदलने के थे, अगर बदलने लायक है तो उनको बदल कर रख दिया, नहीं तो सीधे उनको रख दिया। दो बातें हो गई, हेल्पिंग वर्ब रख दिया आपने, सब्जेक्ट रख दिया आपने, उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है आपको टेंस के अनुसार जो है वो उसमें भरनी है। अगर डू, डज वगैरह है तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग मेन वर्ब जो है वो
फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डिड है तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और बाकी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके टेंस के अनुसार जो आती हैं उनके वो हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगी, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब के बाद में आपको अगर ऑब्जेक्ट वगैरह ये होते हैं तो उनको रखना है, अदर वर्ड्स होते हैं तो वो रखने हैं ऑब्जेक्ट के बाद में, और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगाना नहीं भूलना है, सीधी सी बात है। और दो उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं जिससे कि आपको ये चीज़ जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये इसका प्रश्न। अब प्रश्न कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था सबसे पहले आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य में दी हुई है तो वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जो है ये है मेन वर्ब, डू यानी करना, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या करना था, डू या डज लाना है। अब यहाँ पर क्या लाएंगे हम, डू लाएंगे कि डज लाएंगे, तो सब्जेक्ट देखा पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आपको लाना है। सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में आता है डू। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने पैटर्न में क्या बताया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है आई, तो आई रहेगा था फर्स्ट पर्सन, अगर आपके उत्तर में है तो प्रश्न में उसका क्या करना है सेकंड पर्सन, तो आई का क्या बन जाएगा यू, सेकंड पर्सन में बदल दिया इसको सेकंड पर्सन में बदल दिया। देखो ये लिखा मैंने, ये फर्स्ट पर्सन हो तो उसका सेकंड पर्सन कर देते हैं, उत्तर में फर्स्ट पर्सन है तो उसको, ये उत्तर है इसमें फर्स्ट पर्सन है तो उसको सेकंड पर्सन करते हैं, अगर सेकंड पर्सन यहाँ है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या लाना, मेन वर्ब डू है, माय फर्स्ट पर्सन है, माय का यू के अनुसार यहाँ पर जो है वो योर होता है, और होमवर्क का होमवर्क आपके ऑब्जेक्ट हो गया, और पीछे आपने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। दूसरा देखिए, नो से स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझ में आ गया कि प्रश्न का स्टार्ट जो है सहायक क्रिया से, अब सहायक क्रिया कौन सी आएगी, वाक्य में दी हुई है तो उसको लाना, दी हुई है कैपिटल कर दिया डी, देख हेल्पिंग वर्ब के बाद में पैटर्न में मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट यहाँ भी आई है, आई का यहाँ पर सेकंड पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन यू। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, आपको ध्यान रखना है, टेंस में भी मैंने बताया था। डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। फुड का फुड प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जो है उसके कुछ उदाहरण थे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान चीज है, आराम से प्रयास करोगे तो कोई परेशानी इनमें नहीं आएगी। तो ये जो है आपके हो गया सहायक क्रिया से प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, और आप कैसे पता लगाओगे कि जो है वो प्रश्न जो है वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब टेंस करवाए तब भी, आज भी इसमें बताया है। तो एक बार कुछ नियम जो है वो मैं थोड़े से एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ, परेशानी नहीं आए आपके। बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है, कहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। प्रश्न में हमेशा से कहता आया हूँ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जिनका उत्तर जो है वो पूरा आपको देना पड़ता है, और जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका उत्तर येस या नो में देते हैं। तो येस या नो में किस प्रश्न का उत्तर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका। तो अब जो इस प्रकार के इस टॉपिक में आपके जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्न अगर उनके आपको प्रश्न बनाना है तो आप सर हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे मालूम होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब से जो है वो हमें ये प्रश्न जो है वो स्टार्ट करना है, हम कैसे मालूम करेंगे कि प्रश्न जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सामने सेंटेंस आता है
उस सेंटेंस का प्रारंभिक शब्द जो है वो अगर यस या नो दिया है तो आपको प्रश्न का प्रारंभ सहायक क्रिया से करना है। अब सर सहायक क्रिया हम कौन सी लाएंगे? अब सहायक क्रिया अगर उस वाक्य में जो आपके सामने उसमें दी हुई है तो उसको आपको सब्जेक्ट के अनुसार आगे लाना है, पहला अक्षर कैपिटल कर देना है। अगर उसमें दी हुई नहीं है तो आपको मेन वर्ब जो दी हुई है उसका रूप देखना है। फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू या डज में से सब्जेक्ट के अनुसार लाना है। अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड लाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर डिड लाते हो तो उसमें जो है वो, अगर डिड लाते हो आप तो उसमें कोई परिवर्तन अगर आप डिड लाते हो तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया था आपको, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लाना है। और जो वाक्य आपके सामने है उसमें आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ही सी इट या किसी का नाम है तो उसको आपको प्रश्न बनाते समय भी बदलना नहीं है। कर्ता केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो ही बदलते हैं, थर्ड पर्सन नहीं बदलते हैं, तो ध्यान रखना है। अगर आपके उत्तर में फर्स्ट पर्सन दिया है, जो आपके सामने सेंटेंस है उसमें फर्स्ट पर्सन दिया है, तो आपको प्रश्न बनाते समय उसका सेकंड पर्सन करना है। जैसा उसका केस है तो उसके अनुसार ही उसको उसमें सेकंड पर्सन में बदलना है। अगर सेकंड पर्सन दिया है तो उसको फर्स्ट पर्सन में बदलना है। यही केवल जो है वो इस पर्सन में चेंज होते हैं। तो इनको आप बढ़िया तरीके से करें। और अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो मैं कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए डाल करके फिर जो है वो आगे दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले उनको करवाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ वाक्य जो है 4-5 वाक्य मैं चाहता हूँ कि आपको जो प्रैक्टिस के लिए डाला जाए, जिससे कि मुझे ये संतुष्टि हो कि आप जो है वो समझ गए, इस बात को सीख गए। लेकिन आज जो है इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।